नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टैक्सेशन इन इंडिया के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इज अ स्मॉल announcement for all of you that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 starting from 17th of March. 1 year batch for UPSC CSE, bilingual batches both in English and Hindi. With top Unacademy educators, NCERT plus prelims test series will also be there. The courses are also starting for English language, the Expedition UPSC CSE batch, the Mission UPSC CSE English batch, Hindi and English. Also they are starting in Hindi, लक्ष्य UPSC CSE 2022, GS की पूर्ण रूप से तैयारी. And also for 2-year batches, the NCERT batches for UPSC CSE prelims are also there, starting from 17th of March. Hurry, get your plus subscription. You can also get your iconic subscription, जिसमें आपको और सर्विसेज ज़्यादा मिलती हैं. Get your subscription now. The link is in the description box. Click on the link, download the Unacademy app, choose your course as UPSC CSE, and when prompted, you just have to click on the green button, the get subscription button, choose your subscription and type in the code ARPITA10 ARPITA10. Subscribe now and get your discount, that is 10% extra off by applying the code ARPITA10. So today we'll be talking about taxation in India, classification, types, direct tax and indirect tax. देखिए, टैक्सेशन का जो कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट अ वेरी न्यू कंसेप्ट, इट इज़ अ वेरी प्रिमिटिव कंसेप्ट जो कि काफ़ी पुराने सालों से चलता हुआ आ रहा है. चाहे वो हम एंशिएंट टाइम्स में देखें, जब किंग की या स्टेटमेंटशिप की जब स्थापना हुई, तो पहले लोगों से डोनेशन के नाम पे कुछ मनी ली जाती थी फॉर प्रोवाइडिंग देम सिक्योरिटी. लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे जैसे एंशिएंट टू मेडिवल और मेडिवल टू मॉडर्न एजेस में हम शिफ्ट करते हैं, तो ये सिस्टम जो है टैक्सेशन का, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है. जैसे मेडिवल में आप देखेंगे कि जजिया टैक्स था या पिलग्रिमेज टैक्स था जो कि मुगल्स लगाते थे. तो इस तरीके से आज भी टैक्सेशन सिस्टम और इवॉल्व हो जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है. एंड इवन today the central government, the state governments and the local authorities such as the municipality and the local governments, they are also levying taxes. To run the government and manage the affairs of a state, money is required. देखिए, हम सब जानते हैं कि जो सरकार है, वो जो गवर्नमेंट है, वो कहीं पे किसी भी कंपनी में जाके सैलरी के लिए नौकरी नहीं करती है. उसका जो मेन, ना ही वो प्रॉफिट के लिए कुछ चीज़ करती है. द मेन थिंग इज़ इज़ नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट इट इज़ फॉर द सिटीजन्स वेलफेयर. इसलिए स्टेट का कंसेप्ट भी आता है. तो जो पैसा है वो आएगा कहाँ से? वो टैक्सेशन के रूप में फिर गवर्नमेंट के पास आता है. So the government imposes taxes in many forms on the incomes of the individuals and as well as the companies. Now the classification of taxes. देखिए, टैक्सेस को ब्रॉडली हम क्लासीफाई करें तो दो तरीके की कैटेगरीज आती हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. और इनका नाम ही जो है वही बताता है इनका काम. यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनकी एप्लीकेशन डायरेक्टली होगी, लोगों से डायरेक्टली वसूला जाता है वो. और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कंज्यूमर लाइन पे, यानी कि जो लास्ट में जो भी सर्विसेज को लेगा या इनडायरेक्टली टैक्सेस को लगाया जाता है. अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की. अ डायरेक्ट टैक्स कैन बी डिफाइंड एज अ टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू द इम्पोजिंग एंटिटी. इम्पोजिंग एंटिटी में जनरली हम गवर्नमेंट को लेंगे. गवर्नमेंट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी आ सकती हैं. अ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर इंडिविजुअल और एंटिटी. ये आपको पॉइंट ज़रूर याद होना चाहिए कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो कभी भी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पर शिफ्ट नहीं हो सकता. एक इंडिविजुअल को पे करना ही होगा. The individual or organization upon which the tax is levied is responsible for the fulfillment of the tax payment. The Central Board of Direct Taxes deals with the matters related to levying and collecting direct taxes and formulation of various policies related to the direct taxes. इनकम टैक्स इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है. जैसे हम रोज़ देखते हैं, जैसे ITR भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो वो सारा डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ही आता है. अ टैक्स पेयर पेज अ डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अभी बहुत सारे होते हैं, जैसे रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, टैक्सेस ऑन एसेट्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया, एंड एट्सेट्रा. तो ये डायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स इसका ऑपोजिट है. द टर्म इनडायरेक्ट हैज़ मोर देन वन मीनिंग.
इन द कोलोकियल सेंस एन इनडायरेक्ट टैक्स सच एज सेल्स टैक्स हो गया या स्पेसिफिक टैक्स हो गया या वैट हो गया जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं या जीएसटी हो गया, इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी सच एज अ रिटेल स्टोर। वहाँ से इंटरमीडियरी से भी टैक्स ले सकते हैं। फ्रॉम द पर्सन हु बियर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन सच एज द कंज्यूमर। तो ये डायरेक्टली नहीं पे आपको करना इनकम टैक्स की तरह, या तो ये इंटरमीडियरी से चार्ज होगा या फिर ये जो लास्ट इकोनॉमिक बर्डन का जो लेवल है यानी कि कंज्यूमर है उनसे ये टैक्स जो है चार्ज किया जाता है। द इंटरमीडियरी लेटर फाइल्स अ टैक्स रिटर्न एंड फॉरवर्ड द टैक्स प्रोसीड्स टू द गवर्नमेंट with the return. In this sense, the term indirect tax is contrasted with the direct tax, which is collected directly by the government from the persons, legal or natural, on which it is imposed, as I told you earlier. अब इनडायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है उसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। दैट इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, अनरजिस्टर्ड फर्म्स एंड अदर एसोसिएशन ऑफ पीपल। इन इंडिया जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। देखिए टैक्स जो होते हैं वो दो तरीके के नेचर के होते हैं मेजॉरिटी में, हालांकि इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन वाइज भी सब डिविजन्स आती हैं, लेकिन हमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो टैक्स है वो या तो प्रोग्रेसिव नेचर का होगा या रिग्रेसिव नेचर का। अभी जो दोनों नेचर हैं ये अलग अलग इकोनॉमीज़ में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर का जो टैक्स है वो इंडिया में लगता है इनकम टैक्स के माध्यम से, जहाँ पे अगर कोई इंसान जो है, इफ़ एनी इंडिविजुअल इज़ अर्निंग फॉर अबाउट 10,000 रुपीज़ अ मंथ, तो जो टैक्सेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू दैट जो कि एक महीने में 10 लाख रुपए कमा रहा है इंडिविजुअल, उसके ऊपर टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होगा। और जो 10 करोड़ कमा रहा है उसके ऊपर और ज़्यादा, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ेगा। लेकिन वेस्टर्न नेशंस में या यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए के अंदर रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज़ होती हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी कम है या जिसकी इनकम कम है तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द वन जिसके पास ज़्यादा इनकम आ रही है, यानी कि वहाँ रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है। अब टैक्सेशन की जो पॉलिसीज़ हैं ये डिफरेंट इकनॉमीज़ में अलग अलग होती हैं। मेजॉरिटी में डेवलप्ड नेशंस के अंदर रिग्रेसिव पॉलिसीज़ देखी जाती हैं और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी देखी जाती हैं, क्योंकि स्टेट का जो मेन काम है वो वेलफेयर भी है और वेलफेयर भी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है, इवन मोर देन दी टैक्सेशन पॉलिसी। थर्ड पॉइंट है, फॉर टैक्सेशन पर्पस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज एडेड एंड टैक्सड एज पर द इनकम टैक्स स्लैब्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये जो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स होती हैं ये हर बजट के साथ, जैसे इकनॉमी चेंज होती है, ग्रो करती है, या कई बार फेजेस आते हैं डिक्लाइन के, तो उसी के हिसाब से स्टेबलाइज की जाती है। तो आप इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो भी चेंज होता रहता है। इसका जो चेंज है वो इतना बड़ा लेवल पे नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको चेक करके रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस जिनके बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द एफबीटी, ऑल्सो नोन एज द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। हालांकि ये 2009 के यूनियन बजट के बाद से एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन आपको इसका मेजर जो फंक्शनिंग है ऑन हाउ टैक्स इवेजन टेक्स प्लेस वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। To reduce the profit on booked entry, many companies started providing various benefits to their employees and maintain them under their input cost. देखिए जो कंपनीज हैं उन्हें भी टैक्स पे करना है, लेकिन उस सपोज कीजिए कि एग्जांपल है, अगर एक कंपनी है 100 रुपीज़ जो है वो टैक्स की स्लैब है, यानी कि अगर वो 100 रुपये तक कमाती है वो कंपनी का जो प्रॉफिट है इट इज़ 100 रुपीज़, तो उसे टैक्स पे नहीं करना, लेकिन 100 रुपीज़ से अगर ऊपर जाता है तो उन्हें टैक्स पे करना है। तो काफ़ी सारी कंपनियां क्या करती थी कि उनका प्रॉफिट मान लीजिए वो 100 की जगह 200 रुपये हो गया या 200 रुपीज़ पहुँच गया, तो वो 100 रुपये जो एक्स्ट्रा है उसको एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट के रूप में देती थी। जैसे कि आपका बेनिफिट कोई भी हो सकता है, जैसे टेलीफोन रीइंबर्समेंट, कंसेशनल टिकट्स या सुपर एन्यूएशन फ़ंड के नाम से, और उससे वो अपना जो पैसा है उसको एम्प्लॉयज़ में ट्रांसफ़र कर देते थे, एम्प्लॉयज़ को दे देते थे, जिससे कि वो टैक्स से इवेड हो जाते थे, टैक्स इवेजन कर लेते थे, टैक्स से बच जाते थे। अब इसको देखते हुए सरकार, क्योंकि टैक्स को छोड़ नहीं सकती है क्योंकि बहुत ही एक गलत प्रैक्टिस है जो कि इनडायरेक्टली लूप होल्स को समझते हुए कंपनीज फॉलो कर रही थी, तो सरकार फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी कि एफबीटी ले आई। Therefore, government imposed fringe benefit tax, which is fundamentally a tax that an employer has to pay. यानी कि अब कंपनी से डायरेक्टली चार्ज करने की बजाय एम्प्लॉयर से को भी पे करना होगा to the benefits that are given by the employees. It was an attempt to comprehensively levy a tax on those benefits which evaded the tax, as I told you earlier. The list of benefits encompassed a wide ranges of privileges, services, facilities, or amenities which were directly or indirectly given by an employer, यानी कि company, to current or former employees, be it something like telephone reimbursement, free or concessional tickets, or even contributions by the employer to a superannuation fund.
जो FBT था उसे इंट्रोड्यूस करा गया एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल ऑफ 2005 एंड वॉज सेट अप एट 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट्स गिवन बाय द कंपनी. दिस टैक्स needed to be paid by the employer in addition to the income tax irrespective of whether the company had an income tax liability or not. यानी कि अगर उसके पास इनकम टैक्स लाइबिलिटी है या नहीं है, दैट इज़ नॉट द केस, FBT पे करना ज़रूरी था. लेकिन 2009 के यूनियन बजट में इसको एबॉलिश कर दिया गया. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि FBT क्यों लाया गया. फिर अब बात हम करते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की, जिसको कि MAT भी बोला जाता है, मैट के नाम से भी जाना जाता है. It was introduced in the direct tax system to make sure that the companies having large profits and declaring substantial dividends to the shareholders but who were not contributing to the government by way of corporate tax. देखिए काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज थी जो कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं कर रही थी. वो क्या कर रही थी, वो अपने सारे मनी को जो डिविडेंड्स आते हैं, सब्सटेंशियल डिविडेंड्स जो आते हैं शेयर होल्डर्स के पास, उनमें लगा रही थी और इससे वो टैक्स इवेजन कर रही थी. So the government decided by the Income Tax Act, if a company's taxable income is less than a certain percentage of the booked profits, then by default that much of the booked profits will be considered as taxable income and tax has to be paid on that. यानी कि कंपनीज का जो टैक्स इवेजन की जो पॉलिसीज हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे इस तरीके के टैक्स हैं. मेजरली वो इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग जो हैं वो इवेड ना कर पाएँ, स्पेशली कंपनीज. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड एज द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. It was introduced to deter some companies who manage their account in such a way that they end up paying zero or no tax to the government. अभी के फ़िलहाल का अगर हम रेट देखें तो MAT का जो रेट है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का रेट है 18.5%, यानी कि 18.5%. इसी तरीके का टैक्स ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है. आप ये लगा सकते हैं कि जो MAT है, MAT कंपनीज पे ज़्यादातर लगता है और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो आपका LLPs यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स पे ज़्यादा लगता है. However, no such tax is levied on other forms of business organizations such as partnership firms, sole proprietorship और एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. तो ये जो टैक्स है, कई बार आपको वो प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं स्टेटमेंट देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ये जो है ये किस पे लगता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज ओनली अप्लाइड ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLPs एंड नॉट ऑन दी बिग कॉर्पोरेट्स, क्योंकि बिग कॉर्पोरेट्स के ऊपर MAT अलग से लगता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की. इंडिया में किस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इसका मतलब क्या है. देखिए इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो क्लासीफाइड कर सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें आपका एक्साइज या फिर सैनवैट आता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स पे भी आप कर सकते हैं क्लासीफाई सच एज सेल्स टैक्स. प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज के ऊपर भी हम कर सकते हैं लाइक योर सर्विस टैक्स. So in India, generally taxes on production or manufacturing excise is levied by the center and taxes on sales is levied by the state. इसलिए आप देखेंगे कि अभी जो टैक्स का जो क्राइसिस हो रहा था कोविड-19 की सिचुएशन के बाद, जहाँ पे जो स्टेट्स थी दे वर नॉट एबल टू कम्प्लीटली फॉलो अप विद द टैक्सेस एज कमांडेड बाय द स्टेट. तो ये जो डिस्प्यूट का जो मैकेनिज्म आता है, ये हालांकि हमें GST की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद देखने को मिलता है. अब इसमें हम बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की, कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है. इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी हमने से सबसे पहला. एंड एक्साइज ड्यूटी इज़ द ट्रू सेंस इज़ अ कमोडिटी टैक्स बिकॉज इट इज़ लिवाइड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ये गुड्स के प्रोडक्शन के टाइम पे लगता है, नॉट ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट. तो ये स्टार्टिंग लाइन टैक्स है, ना कि एंड लाइन टैक्स. एक्साइज ड्यूटी इज एक्सप्लिसिटली लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर एल्कोहलिक लिकर एंड नार्कोटिक्स. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट आर दी थिंग्स जिसपे जैसे एल्कोहल, लिक्वर और आपका नार्कोटिक्स है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कस्टम्स ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन द थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इज ऑल्सो नोन एज दी सैन वैट और सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स भी इसको कई बार बोला जाता है. तो ये कस्टम ड्यूटी से इसलिए अलग है कि इंडिया में जो चीज़ें बनी हैं, जो प्रोड्यूस हुई, उनके ऊपर ही लगाई जाती है एक्साइज ड्यूटी. आपको कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि आपको ऑप्शंस दे दिए, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सैन वैट, कहीं पे आपको किसी स्टेटमेंट में एक्साइज ड्यूटी दे दिया, तो वो दोनों चीज़ें सेम ही हैं. अब हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की. देखिए जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है. सेल्स टैक्स इज लिवाइड ऑन द सेल ऑफ अ कमोडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड और इम्पोर्टेड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको कंडीशन याद रखनी, फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड सब्सिक्वेंटली विदाउट बीइंग प्रोसेस्ड फर्दर, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेल्स टैक्स. अगर आप बार बार उसकी, जैसे कि जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो डबल सेल होती है उसको नहीं देखा जाएगा, केवल फर्स्ट हैंड सेल को देखा जाएगा, तभी सेल्स टैक्स लगेगा. सेल्स टैक्स इज लिवाइड बाय ईदर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट. Central sales tax or 4% is generally levied on all interstate sales.
स्टेट सेल्स टैक्स दैट अप्लाई टू सेल्स मेड विद इन अ स्टेट हैव रेट्स दैट रेंज फ्रॉम 4 से 15%. However, export and services are exempted from the sales tax. Now what is service tax? Service tax जैसे नाम बताता है, जैसे सेल्स टैक्स सेल्स पे लगता है, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगता है. इट इज़ डिवाइड ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया. सर्विस टैक्स को पहले इंट्रोड्यूस करा गया 1994-1995 में, जब एलपीजी रिफॉर्म आते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि ये टेलीफोन सर्विसेज के ऊपर लगाया गया, जनरल इंश्योरेंस के ऊपर लगाया गया, स्टॉक ब्रोकिंग या शेयर ब्रोकिंग जो होती है वहाँ पे भी सर्विस टैक्स लगाया गया. एंड सिंस देन एवरी ईयर द सर्विस नेट हैज़ बीन वाइडेंड. By including more and more services, we now have an exclusion criteria based on the negative list where some services are excluded out of tax net. देखिए एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं और हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है हमारे पास, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो भी बूम करने लग जाता है. तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी और एक बहुत बड़ा ड्यूटी भी कि वो सर्विस टैक्स के नाम पे एक टैक्स लाए 1995-1994 के अराउंड, जिससे कि वो ये इस सेक्टर से भी टैक्स को वसूल सके. जो अभी सर्विस टैक्स का जो करंट रेट चल रहा है वो 15% है, आफ्टर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम एक अलग लेक्चर में बात करेंगे, बिकॉज वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है. लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो एक इनकम्बेंट टैक्स है, जस्ट लाइक द सेल्स द सर्विस. अब कस्टम ड्यूटी के बारे में बात करते हैं. कस्टम ड्यूटी है क्या? इट इज़ अ ड्यूटी लिवाइड ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स. Import duty is not only a source of revenue from the government but also been employed to regulate trade. देखिए जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन में CRR, SLR और मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ होता है, उसी तरीके से ट्रेड के अंदर भी कस्टम ड्यूटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर इट्स रेगुलेशन. Import duties in India is levied on ad valorem basis, as I told you earlier, the progressive and the regressive taxation basis. एग्जाम्पल है कि मान लीजिए इफ़ एन इंडियन प्लान टू बाय मर्सिडीज़ फ्रॉम अब्रॉड, कोई अगर इंडियन मर्सिडीज़ लेना चाहता है बाहर से, तो उनको कस्टम ड्यूटी उस पर पे करनी पड़ेगी जो कि सेंट्रल ने लगाया है उसके ऊपर. द पर्पस ऑफ द कस्टम ड्यूटी इज टू इंश्योर दैट ऑल द गुड्स एंटरिंग द कंट्री आर टैक्स्ड एंड पेड फॉर. जस्ट एज कस्टम ड्यूटी इंश्योर्स दैट गुड फॉर अदर कंट्रीज आर टैक्स्ड, ऑक्ट्रॉय इज मेंट टू इंश्योर दैट गुड्स क्रॉसिंग द स्टेट बॉर्डर्स विद इन इंडिया आर टैक्स्ड अप्रोप्रिएटली. इसलिए हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा टैक्सेशन लग जाती है जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में कोई भी सामान लाते ले जाते हैं या खरीदते हैं. इट इज़ लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड फंक्शंस इन मच द सेम वे एज द कस्टम ड्यूटी डज. तो आपको ऑक्ट्रॉय का नाम याद रखना है. इट इज़ रिलेटेड टू द कस्टम ड्यूटी. हमने आज सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ा और काफ़ी सारे टैक्सेस के बारे में पढ़ा. टैक्सेशन है क्या इसके बारे में समझा. थैंक यू.